हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान। पिछले वीडियो तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान में सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्तिकला की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं या जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनको देखने से पता लगता है कि उस काल की कला है वो काफ़ी विकसित कला थी। सबसे पहले है मूर्तिकला। मूर्तियों में देखिए, पत्थर की मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां हैं और धातु की मूर्तियां हैं। सभी प्रकार की मूर्तियां पाई गई है। मृण मूर्तियों में अलग अलग प्रकार की या अलग अलग कलाओं की कई प्रकार की मूर्तियां हैं, वो उस सभ्यता में पाई गई है। मुख्य जो मूर्ति कला है वो हम देखते हैं मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर पाई गई जो नर्तकी की प्रतिमा है वो, और एक दूसरी है महाराष्ट्र के दैमाबाद में पाई गई रथ की प्रतिमा। इन मूर्तियों से ऐसा पता लगता है कि सिंधुवासी है वो मूर्तिकला से परिचित ही नहीं थे, बल्कि मूर्तिकला में वो कुशल या पारंगत भी थे। इसके बाद में आता है मोहरे। मोहरे देखिए, सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई में जगह जगह विभिन्न प्रकार की जो मोहरें प्राप्त हुई है, जिनके ऊपर अधिकतर मोहरें हैं वो शैल खड़ी की बनी हुई है और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के लेख है वो भी पाए गए हैं। उन मोहरों में चित्र बने हुए हैं या कई प्रकार की जो है वो कलाकृतियाँ हैं उन मोहरों के ऊपर पाई गई है। अब इसके बाद में आता है लिपि। देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि है वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन उस लिपि से ऐसा पता चलता है कि वो भाव चित्रात्मक लिपि थी और उसको वो लोग हैं वो केवल चित्रों के हिसाब से समझने में उसका उपयोग करते थे। इसके बाद में आता है औषधि। सिंधु सभ्यता के निवासी है वो औषधि विज्ञान से परिचित थे। इस बात का पता लगाने के लिए जो प्रमुख सबूत है वो है कालीबंगा से पाई गई एक बालक की खोपड़ी, जिस खोपड़ी में 6 छेद है वो पाए गए और उन्हें वापस भरा हुआ दिखाया गया है। इससे ये पता लगता है कि शायद वो लोग उस बच्चे की शल्य चिकित्सा या उसका उपचार किया गया होगा। ये उस सभ्यता के औषधि के जानकार होने का एक सबूत है। इसके बाद में आता है धातु। धातु विज्ञान से सिंधुवासी है वो परिचित थे, क्योंकि उस काल की हमें विभिन्न प्रकार की धातुओं के सबूत है वो प्राप्त हैं, जैसे तांबा है, कांसा है, चांदी है, सोना है। ऐसी चीज़ों से वो परिचित थे। तांबे से बनी हुई कई प्रकार की जो औजार है वो प्राप्त हुए हैं। कांसे से बनी हुई मूर्तियां हैं वो भी पाई गई है। इन सारी चीज़ों से ऐसा पता लगता है कि वो लोग हैं वो धातु विज्ञान से परिचित थे। इसके बाद में आता है, ये अपना पहला बिंदु था कला का। इसके बाद में दूसरा बिंदु है आर्थिक उपलब्धियाँ। देखिए, सिंधुवासियों के आर्थिक गतिविधियों का पहला जो गतिविधि थी वो थी कृषि। वो लोग कृषि में पारंगत थे और वो खेती करते थे, जिसमें कई प्रकार के अनाज है वो बोते थे, जैसे गेहूँ, जौ, दाल, मटर, रागी, कपास, खजूर, तिल, चावल। इनके सबूत है वो कहाँ कहाँ मिले। देखिए, सबसे पहले है कपास। राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा जहाँ पर कपास बोने के सबूत मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि वो लोग कपास बोते थे। इसी प्रकार कई जगह जौ के दाने हैं वो भी पाए गए हैं। इन चीज़ों से उनके उन्नत कृषि कार्य का पता लगता है। इसके बाद में आता है नंबर 2 पर पशुपालन। वो लोग विभिन्न प्रकार के पशु पालते थे, जिनमें जैसे गाय है, बैल है। बैल का हमें पता लगता है मोहरों के ऊपर जो चित्र प्राप्त हैं उनसे पता लगता है कि वो लोग ये जानवर पालते थे, जिनमें गाय, बैल, घोड़ा, गेंडा ऐसे जानवर होते थे। घोड़े से वो लोग परिचित थे, जिसके सबूत हमें मिलते हैं सुरकोटड़ा। गुजरात में एक जगह सुरकोटड़ा
और एक जगह रणगुंडई, वहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ पाई गई है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग पशुपालन में घोड़े से परिचित थे और घोड़ा भी पालते थे। तो ये उनकी आर्थिक उपलब्धियाँ के सबूत है। अब इसके बाद में नंबर 3 आता है उद्योग और व्यवसाय, कि सिंधुवासी कौन कौन से उद्योगों से परिचित थे या कौन कौन सा कार्य है वो व्यवसाय के रूप में वो करते थे। तो इनमें देखिए हमें सबसे पहले पता लगता है कि वो लोग धातु के उद्योग है ना, उनसे वो चलाते थे या परिचित थे, जिसके सबूत हमें मिलते हैं। जैसे तांबे के औजार, जैसे बाण के आगे का भाग है, मछली पकड़ने के कांटे हैं, छुरी है, चाकू है, ऐसे औजार वो तांबे से बनाते थे। कांसा, वो लोग मूर्ति जैसे कांसे के सबूत हमें प्राप्त हुए हैं, वो कांसे से परिचित थे। इसके अलावा तीसरे उद्योग थे मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, और ऐसा पाया गया कि वो लोग कुम्हार के चाक के ऊपर मिट्टी के बर्तन है वो बनाते थे और उनको विभिन्न चीज़ों से सजावट करते थे। इसके बाद में आता आभूषण। आभूषण का देखिए मुख्य रूप से जो आभूषण है वो होते थे तांबा है, पत्थर है, ऐसी चीज़ों से, और उन आभूषणों में मुख्य है वो मनके आभूषणों में काम में लेते थे। मनकों के खूब सारे भंडार पाए गए, जिनमें एक तो लोथल और एक चंदहुदड़ो, ये ऐसे स्थान है जहाँ पर मनके बनाने के काफ़ी भंडार है वो प्राप्त हैं, जिनसे पता लगता है कि शायद चंदहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने थे। ऐसा एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने सिंधु सभ्यता में कौन से स्थान पर ऐसे सबूत है वो पाए गए हैं। अब इसके बाद में आता है वो कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे। सोना, चांदी, तांबा, पीली मिट्टी से वो बर्तन वगैरह बनाते थे। अब देखिए सोना वो है वो मैसूर से सोना मंगवाते थे, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। चांदी है वो मध्य एशिया से मंगवाई जाती थी, और तांबा शायद खेतड़ी या गणेश्वर, वहाँ से वो है तांबा मंगवाते थे। ऐसे धातु विज्ञान से वो परिचित थे या इन धातुओं का वो उपयोग करते थे। अब इसके बाद में आता है एक दूसरा व्यवसाय है, वो है मुहरे बनाने का। लगभग 2500 मुहरे प्राप्त हुई है, जो मुख्य रूप से शेल खड़ी की बनी हुई है, और उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतीक चिन्ह है। एक है एक सींग का पशु, शायद वो गेंडा रहा होगा, और एक मुहर ऐसी भी पाई गई है जिसके ऊपर एक योगी बैठा है, और उसके एक तरफ बाघ और हाथी और एक तरफ सांड और गेंडा जैसे जानवर है वो बैठे हुए पाए गए हैं। अब इसके बाद में अगला उद्योग है वो है वस्त्र उद्योग। सिंधुवासी वस्त्र उद्योग से परिचित थे, जिसका सबूत है वो कालीबंगा में काफ़ी मात्रा में कपास बोया जाना तथा एक स्थान पर एक बुने हुए वस्त्र का टुकड़ा उपलब्ध होना इस बात को दर्शाता है कि वो लोग वस्त्र उद्योग से परिचित थे या वस्त्र उद्योग भी चलाते थे। तो ये हुए सिंधु सभ्यता में जो उद्योग या व्यवसाय थे उनके बारे में। अगला अपना बिंदु है नंबर 4, व्यापार व वाणिज्य। देखिए सिंधु स्थलों से ऐसा पता लगा है कि वो व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार करते थे, और व्यापार है उनका उस समय काफ़ी फला फूला था, जिसका पहला उदाहरण है लोथल से बंदरगाह का पाया जाना, या लोथल पर काफ़ी मात्रा में मोहरे, और वही मोहरे दूसरे स्थानों पर जैसे फारस के पास में पाया जाना। इसके अलावा और देखिए क्या सबूत है, कालीबंगा में खूब सारी जो कपास की खेती होती थी। इसके अलावा सिंधु वासियों को फारस वगैरह के लोग हैं वो मेलुहा के नाम से पुकारते थे, और सिंधु वासियों को सिंडस के नाम से पुकारते थे। इसके बाद में यहाँ के लोगों का जो बाहरी व्यापार है सिंधु वासियों का, वो दिलमन एवं मकान, वर्तमान में है बहरीन और मकरान, वहाँ तक उनका व्यापार है वो होता था। अब है व्यापार में वो लोग बाट का या माप तोल का उपयोग करते थे। उस तोल में उनके बाट है ना वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64 के गुणज में होते थे। यहाँ तक
ऐसे उनके बाट यानी वो बाट है वो काम में लेते थे। कहने का मतलब है कि सिंधु वासियों का व्यापार या वाणिज्य है वो काफ़ी समृद्ध था उस समय में भी। इसके बाद में नंबर 5 आता सामाजिक जीवन। देखिए समाज में वो लोग एक नगरीय व्यवस्था थी और नगर में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी और व्यापार है, खेती है या पशुपालन है, इस सब प्रकार के वो लोग काम करते थे। एक मुहर के ऊपर एक ढोलक का चित्र पाया जाना इस बात का वो सबूत है कि शायद वो लोग हैं वो वाद्य यंत्रों से भी परिचित थे और मनोरंजन में वाद्य यंत्रों का उपयोग भी करते थे। अब इसके बाद में नंबर 6 है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में देखिए वो लोग धर्म के प्रति जागरूक थे। वो विभिन्न चीज़ों की पूजा करते थे जिनमें वृक्ष है, जल है, पशु है, इन सब की वो पूजा करते थे। जिनके सबूत देखिए क्या है, वृक्ष, एक मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग वृक्ष की पूजा करते थे। इसके अलावा पशु पूजा, मोहरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के पशुओं के प्रतीक पाए जाने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो पशुओं की भी पूजा करते थे। इसके बाद में है पद्मासन योगी की मूर्ति। एक मुहर ऐसी पाई गई है जिसके ऊपर एक योगी जैसी तपस्वी की उसके ऊपर प्रतिमा है और उसके एक तरफ हाथी और बाघ है, दूसरी तरफ भैंसा व गेंडा है और नीचे हिरण के चिन्ह होने से ऐसा पता लगता है कि वो लोग जानवरों की पूजा करते थे और योग एवं साधना में भी उनकी जो आस्था थी। अब इसके बाद में आता है नंबर 7 तप और योग। देखिए वो लोग योग या योगी का जीवन भी जीते थे। इससे इसका पहला सबूत है कि सिंधु सभ्यता के स्थलों में पाई जाने वाली योगी की प्रतिमा, हो सकता है वो कोई शिव का उपासक या शिव की साधना करने वाला कोई योगी रहा हो। और उसके बाद में है कई ऐसे स्थल है जहाँ पर यज्ञ करने जैसे सबूत प्राप्त हैं, जिनमें देखिए कालीबंगा है, बनावली है, राखी गढ़ी है, लोथल है, ये ऐसे स्थान है जहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है और उनमें शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग यज्ञ भी करते थे या तपस्या भी करते थे। अब इसके बाद में है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में हमने पढ़ा है शुरू में ही कि सिंधु वासियों का जो प्रमुख जो नगर पाए गए हैं उनमें निवास स्थान है वो 2 प्रकार के, एक गढ़ी क्षेत्र है और दूसरा आम जनता का। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद गढ़ में राजा रहा होगा या उसके आसपास कोई कर्मचारी है या पुरोहित है, ऐसे लोगों का निवास था, बाकी आम जनता रहती थी। अनुमान ये है कि उस राज्य को चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था शायद थी। इसके अलावा वहाँ पर नगर पालिका उस समय में भी होने जैसे सबूत है वो पाए गए हैं। इसके अलावा है सिंधु वासियों का दूसरे अन्य दूर दूर के देशों में भी सिंधु वासियों की संस्कृति है वो दूसरी जगह भी पाई जाती थी, जिसके देखिए सुमेर और बेबीलोन ऐसे स्थानों पर है वो सिंधु वासियों के जैसा का जैसे कई प्रकार के सबूत पाए गए हैं, जिनसे ये पता लगता है कि उनका राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छे तरीके की थी और ऐसी ही वो दूर दूर तक है वो फैली हुई थी। ये हमने पढ़ी सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन। अब इसमें यह आता है कि इस इतनी फली फूली सभ्यता या इतनी विकसित सभ्यता का आखिर अंत कैसे हुआ। तो कई जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि शायद हो सकता है कोई भूकंप आया हो या कोई अतिवृष्टि या अनावृष्टि यानी कोई आपदा से, या हो सकता है कोई महामारी आई हो। इसके अलावा कई ऐसे भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है आर्यों के द्वारा आक्रमण की वजह से वो सभ्यता है वो नष्ट हो गई होगी।